ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಸೇಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಜುಲೈ 29 ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ. किसी कोई भी हो, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते. आप संसद में बैठे हैं, हमारे सामने कांपते हुए हाथ जोड़े, कहने लगी कि धन्यवाद आप आए हैं, ठीक है, मगर मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी. कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है. हाँ, कांग्रेस बोल रही है. जवाब दीजिए, जवाब दीजिए. कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए. कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ವಿಧೇಯಕ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೇಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ದೆಹಲಿಯ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ತಾಯಿ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಅಶ್ರುವಾಯು ಪ್ರಯೋಗ, ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಂಸತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅದು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ. ದೇಶದ ಯುವಕರು, ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 152 ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 750 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಯಾವೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಅಪರಾಧಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಅನುದಾನ ಕಮ್ಮಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ಹಾಗೆ ಉದಾರ ಮನೋಭಾವದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕದಿಯೋದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೋನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಹೃದಯದ ಕೋನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಧನ್ಯವಾದ अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया. कुछ दिनों पहले हम राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए थे. पुलिस लाठीचार्ज में घायल दिल्ली की उस छात्र की स्थिति जानने के लिए जो आईसीयू में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है. हमसे कुछ ही समय पहले आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री जेपी नड्डा, अन्य नेता भी गए. जब तक हम वहां पहुंचे, उस लड़की की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी. सुन लीजिए, सुनिए. किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते. किसी कोई भी हो, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते. आप संसद में बैठे हैं, निशिकांत जी आप बना रहे हो. जब तक हम वहां पहुंचे, उस लड़की की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी. किस लिए आए हो? उसने आईसीयू के दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमें पूछा. हमारे सामने कांपते हुए हाथ जोड़े, कहने लगी कि धन्यवाद आप आए हैं, ठीक है, मगर मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी. महोदय, उस मां की पीड़ा से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने दृढ़ आवाज में कहा, सुबह से बड़े बड़े लोग यहां आ रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं. वह भी आए जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया है. किस लिए? उसने हमसे पूछा. किस लिए? मेरी बेटी की बलि तो चढ़ गई है, लेकिन उसे कुछ भी हो जाए,
तो मैं उसके लिए अपने आप लड़ूंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले लड़ लूंगी। महोदय, शायद मुझे यहाँ खड़े होकर सबके सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए, मगर उस माँ की गुहार ने मुझे शर्मिंदा किया। उसके दिल के टूटने की वो आवाज़ जो अस्पताल की दीवारों से में गूंज रही थी, मेरे मन में अभी भी गूंज रही है। इसलिए उस माँ की इजाज़त लिए बिना मैं आपके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या ज़रूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या ज़रूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या ज़रूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? महोदय, ये सदन यहाँ बैठे हुए सांसदों की जागीर नहीं है, ये इस देश की अमानत है। यहाँ बैठे हम सब इस देश की जनता, इस देश के युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, अमीरों और सब धर्मों, सब वर्गों के देशवासियों के सेवक हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं और ये सत्ता हमें उन्होंने ही दी है। इस देश का संविधान हमारी सर आंखों पे, इस देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसे ध्वस्त करना पाप है। यह करोड़ों जनता हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, जवाबदेही। इंग्लिश में इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। हमें सत्ता देकर, हमें यहाँ तक लाकर सिर्फ उसकी ये गुहार है कि जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें, और अगर उनके साथ अन्याय हो तो हम उनके प्रति जवाबदेह बने और उन्हें न्याय दिलवाएं। पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा और सत्य को अपने दिलों में रखते हुए गाते, मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है, मेरिट से ज्यादा पैसा मायने रखता है। पटल पर एक ऐसे विधेयक में संशोधन पर डिबेट कर रहे हैं जो 2024 में पारित हो चुका था, और इसमें मुख्य संशोधन यही है कि पेपर लीक के अन्य अपराधों के लिए सजा बढ़ाई जाएगी। मगर जब से ये विधेयक पारित हुआ तब से अब तक इस सरकार ने एक भी अपराधी को सजा नहीं दी। आपने देखा है
आपने देखा है कि कल और परसों से फेस रिकॉग्निशन द्वारा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम और पते सार्वजनिक किए जा रहे हैं, मगर यही काम पेपर लीक करने वाले अपराधियों के लिए अभी तक नहीं किया गया। ना इस विधेयक में पेपर लीक रोकने के कोई ठोस कदम है। इससे देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। मन मुस्कुरा लीजिए। वो आपने भी चुनाव लड़ा। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है। झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, छात्रों, अध्यापकों, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, अन्य विचारधाराओं के थॉट लीडर्स के साथ गहरी चर्चाएं करवाकर एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार कीजिए। मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 8 महीने तो एग्जाम चलते हैं, अध्यापकों को पढ़ाने का समय नहीं मिलता। सिर्फ आरएसएस के लोगों से भरने की बजाय सिस्टम को शिक्षित, एजुकेटेड, उन्नत और उदार दृष्टिकोण के लोगों से भी भरिए, जिनकी योग्यता सिर्फ उनकी विचारधारा न हो। रोजगार पैदा करने के सख्त कदम उठाइए, इस पर फोकस करिए। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाइए, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कीजिए, ताकि ये बच्चे जो मेहनत कर कर के भी अपने भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, एक उज्जवल भविष्य का सपना देख पाए। अध्यक्ष महोदय, छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है, लेकिन उनके सवालों को नहीं। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। देश के नौजवान न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं। वे यहां सरकार गिराने नहीं, अपना भरोसा बचाने के लिए आए थे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूं, अपनी साख बचाइए, अपनी नीयत ठीक करिए, अपनी अकड़ का इलाज कीजिए, अपने वादों पर अमल कीजिए। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी, लेकिन सबसे बड़ी चोरी
सबसे बड़ी चोरी, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई, कहिए बोलिए बोलिए, सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए, अभी मेरा समय है। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। अगर देश का युवा निराश हो जाए, अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी। और हम कांग्रेस और विपक्ष के लोग जान दे देंगे मगर भारत की हार नहीं होने देंगे। जय हिंद। सर अब तो मुस्कुरा लीजिए, भाषण खत्म। ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.